सड़क के किनारे एक पीला मील का पत्थर दिखाई दे रहा था। उस पर काले अक्षरों में लिखा था कालगढ़ 150 किलोमीटर। भुर्र इंजन की आवाज घुमाते हुए एक काली कार पीछे के 2 लाल बत्तियां दिखाते हुए तेजी से मील के पत्थर के पास से गुजरी और आगे चली गई। कार के अंदर आदिरा रांधवा उम्र 31 ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। आदिरा के बगल में उसकी 8 वर्षीय बेटी रियलमी बैठी थी। ये दोनों माँ बेटी बंगाल से कालगढ़ जा रही थी। कालगढ़ के गांव में पुराने समय से काली माता के प्राचीन मंदिर में पूजा का त्योहार मनाया जाता था, जहां आदिरा हर साल जाया करती थी, क्योंकि आदिरा को काली माता पर अटूट श्रद्धा और गहरा प्रेम था। इस बार भी आदिरा अपनी बेटी को साथ लेकर कालगढ़ जा रही थी। मम्मा, ये रक्त बीज कौन था? छोटी रियलमी ने अपनी मीठी आवाज में उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा। आदिरा ने अपनी बेटी की ओर मंद मुस्कान के साथ देखा और बोली, समय के साथ पुराणों में एक ऐसा भयानक और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हुआ था जिसे मारना लगभग असंभव था। उसका नाम रक्त बीज था। जो भी उसे मारने की कोशिश करता, उसके शरीर से जमीन पर गिरने वाली खून की हर एक बूंद से उसी जैसा एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। इसीलिए जितना अधिक देवी देवताओं ने उसे घायल किया, उतनी ही उसकी संख्या बढ़ती गई और युद्ध और भी भयानक होता चला गया। पृथ्वी, स्वर्ग और देवताओं की दुनिया रक्त बीज ने अपनी शक्तियों से चारों दिशाओं को हिला दिया था। सभी देवता और मानव भयभीत हो उठे थे। तो क्या किसी ने इस रक्त बीज को नहीं रोका माँ? रियलमी ने उत्सुकता और आश्चर्य से पूछा। उस सवाल को सुनकर आदिरा की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा अचानक दमकने लगा। रियलमी बेटा, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, ईश्वर के प्रकाश के आगे फीका पड़ ही जाता है। देवी पार्वती खुली आंखों से ये सब देख रही थी। जगत जननी कही जाने वाली देवी पार्वती से अपनी संतानों की ये दशा देख ही नहीं गई। अंततः उनका धैर्य जवाब दे गया। उनके भीतर तीव्र क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। समुद्र क्रोध से व्याकुल हो उठा। धरती कांपने लगी, मानो जमीन फटने लगी हो। और उसी क्षण काली माता युद्ध के मैदान में अवतरित हुई। काली माँ को भली भांति ज्ञात था कि रक्त बीज का रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वरना उससे और राक्षस पैदा हो जाएंगे। इसीलिए माँ ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी विशाल जीभ से पी लिया। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी और उसी क्षण वो भयानक राक्षस रक्त बीज मारा गया। वो गाड़ी चलाने में व्यस्त थी, जबकि रियलमी लगातार उसे देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई प्रश्न तैर रहा था। आखिर उसने धीरे से पूछा, माँ, आप मुझे आधी कहानी क्यों सुना रही हैं? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? आदिरा ने हैरानी से रियलमी की ओर देखा, फिर बिना कुछ समझे दोबारा सामने सड़क की ओर देखते हुए गाड़ी चलाने लगी। माँ, मैंने गूगल पर रक्त बीज राक्षस के बारे में जानकारी खोजी थी। तब मुझे पता चला कि कुछ लोग कहते हैं रक्त बीज की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है काली माता ने उसका रक्त पिया, तब अनजाने में उसकी एक बूंद धरती पर गिर गई थी और वो बूंद किसी घने जंगल में जाकर गिरी। और लोग ये भी कहते हैं कि काली माता के उत्सव के दौरान वही रक्त बीज फिर से जीवित हो उठता है और काली माता से बदला लेने के लिए उनके प्रिय भक्तों को मार डालता है। छोटी रियलमी के मुंह से ये भयानक बात सुनकर आदिरा एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि एक 8 साल की बच्ची ऐसी अजीब और डरावनी बातें क्यों कर रही है। रियलमी, तुम्हें उस फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। इंटरनेट पर बहुत सी झूठी और फर्जी बातें भी होती हैं। रक्त बीज की कहानी वहीं खत्म हो गई थी। अब ऐसी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। यह कहते हुए आदिरा ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। सामने ही कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान जमीन में गाड़े हुए 4 लकड़ी के खंभों पर खड़ी थी, जिनके ऊपर प्लास्टिक की छत डाली हुई थी। अंदर एक पुरानी सी मेज थी और पास में एक गैस स्टोव जल रहा था, जिस पर एक बर्तन में चाय उबल रही थी। दुकान के ऊपर एक टेढ़े मेढ़े बोर्ड पर लिखा था, सुदीपा टी स्टॉल। चाय की दुकान के अंदर लगभग 1.5 फुट ऊंचा एक अजीब सा चाय वाला मेज पर खड़ा था। उसके हाथ में चम्मच थी। वो धीरे धीरे चाय को हिला रहा था। उसने सिर्फ एक साफ धोती पहन रखी थी और कुछ नहीं। आदिरा और रियलमी दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए। दुकान के बाहर एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी फीकी रोशनी में सामने रखी 2 पुरानी बेंच दिखाई दे रही थी। आदिरा और रियलमी दुकान के बाहर रखी एक बेंच पर बैठ गई। आदिरा ने आवाज लगाई, अरे दादा, 2 कप चाय देना और कुछ खाने को भी दीजिए। अंदर से चाय वाला बोला, अच्छा दीदी, एक तो रुकिए, अभी लाता हूँ, गरम गरम चाय बन रहा है। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? रियलमी ने धीरे से पूछा। आदिरा मुस्कुराई, बेबी, हमें कालगढ़ पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। तब तक पेट में कुछ तो होना चाहिए ना। रास्ते में भूख नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर से चाय वाला बाहर आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें 2 गिलास चाय और बिस्किट का एक पैकेट रखा था। लो दीदी, चाय और बिस्किट गरम गरम। चाय वाले ने कहा और ट्रे उनके सामने रख दी। आदिरा ने एक कप चाय रियलमी को दिया और दूसरा गिलास खुद उठा लिया। तभी चाय वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, दीदी, आपका नाम की रे? चाय वाले ने बंगाली हिंदी भाषा में बात करते हुए पूछा। आदिरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादा, मेरा नाम आदिरा है। चाय वाला खुश होकर बोला, ओह, खूब सुंदर नाम है दीदी। आर्य छोटू आपका बच्चा है ना? फिर उसने रियलमी के गाल देखते हुए कहा, अरे बाबा, की मीठा बच्चा है। गाल तो देखो, पूरा रसगुल्ला जैसा है। यह कहते हुए उसने प्यार से रियलमी के दोनों गाल हल्के से खींच दिए। रियलमी ने तुरंत अपने गाल फुला लिए और अपनी माँ की तरफ देखने लगी, जैसे आंखों से कह रही हो कि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन आदिरा उसकी तरफ देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। फिर उसने चाय का एक घूंट लेते हुए पूछा, दादा, आप इस स्टॉल पर अकेले ही रहते हैं? चाय वाला धीरे से बोला, हाँ दीदी, ज़्यादातर तो मैं ही रहता हूँ, लेकिन आज रात ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। फिर वो थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, कल गांव में काली माँ का बड़ा पूजा है और ऐसी रात में इस जंगल में अजीब चीज घूमता है। लोग बोलता है राक्षस भी निकलता है। जैसे ही उसके मुंह से राक्षस शब्द निकला, अचानक घने अंधेरे से भरे जंगल के भीतर से किसी जंगली जानवर के कराहने जैसी आवाज गूंज उठी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका वहां से गुजरा। ऐसा लगा मानो उस शब्द को सुनकर हवा भी डर के मारे इधर उधर भागने लगी हो। हवा की हूं हूं करती आवाज जैसे फुसफुसा कर कह रही थी कि ये नाम मत लो। चाचा, राक्षस मतलब क्या इस जंगल में रक्त बीज है? रियलमी की बात सुनकर चाय वाले ने बड़ी बड़ी आंखों और पीले पड़े चेहरे के साथ उसे घूर कर देखा। तुम्हें कैसे पता बेबी? चाय वाले ने अविश्वास भरी नजर से रियलमी की ओर देखते हुए कहा, उसने इंटरनेट पर देखा है दादा, और ये सब तो झूठ है। मेरी काली माँ ने तो रक्त बीज को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया है। अब कोई रक्त बीज नहीं बचा। आदिरा ने चाय खत्म की। उसने कप बेंच पर रखा, बेंच से उठी और चाय वाले को पैसे दे दिए। चलो,
हम निकलते हैं दादा, हमें वैसे भी बहुत दूर जाना है। अदीरा ने कहा। रियलमी और अदीरा माँ बेटी दोनों अपनी कार के पास आई और कार में बैठ गई। कुछ ही पलों में कार वहां से चल पड़ी। चाय वाला वापस अपनी दुकान के अंदर आया। दुकान की दीवार पर माँ काली की एक तस्वीर टंगी हुई थी। चाय वाले ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए और करुण स्वर में बोला, माँ, उस बहन और उसके बच्चे की रक्षा करना। पूरा चांद आसमान में निकल आया था। जंगल की जमीन चांदनी में नीली रोशनी से चमक रही थी। अचानक जमीन धीरे धीरे फटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया हो। फटी हुई जमीन से धूल, रेत और पत्थर हवा में उड़ने लगे। काले अंधकार को और पूर्णिमा के चांद के शापित प्रकाश को साक्षी मानकर अंधकार का एक भयानक द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उस फटी हुई जमीन से हरा जहरीला प्रकाश निकलने लगा। वो हरा प्रकाश कभी तेज हो जाता तो कभी धीमा पड़ जाता। चारों तरफ घने हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ जंगल बिल्कुल शांत था। उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा हुआ था। वो मूक जानवर भी समझ गया था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। बड़ी बड़ी आंखों से वो इधर उधर देखने लगा। घबराकर वो डाल पर उछलने लगा और हुप हुप की आवाज निकालने लगा। अचानक उस फटी हुई जमीन से लाल रंग की धूल और भाप निकलने लगी। वो भाप धीरे धीरे एक घने आकार में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो भाप अमानवीय शक्ति के साथ एक मानव जैसा भयानक रूप लेने लगी। उसका शरीर चटक लाल रंग का था। गोल चेहरा, काली नुकीली आंखें, दो चौड़ी केसरिया भुजाएं, गंजा सिर और यू आकार का डरावना मुंह। उसके जबड़ों में एक किलो जैसे तेज 32 दांत चमक रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं शरीर से भी बड़ी थीं और लगभग जमीन तक लटक रही थीं। उसकी उंगलियां लोहे की तरह तेज और नुकीली थीं। उसके चमकदार लाल पैरों में खूर जैसे नाखून थे। उसके लाल शरीर पर नीली नसें साफ दिखाई दे रही थी। पाताल की टूटी हुई दीवार से, जहां असंख्य भूत, पिशाच और दानव कैद थे, वहीं से निकलकर यह भयानक रक्त बीज दानव धरती पर आ उतरा था और अपनी काली डरावनी आंखों से पेड़ पर बैठे बंदर को घूर कर देखा। उसकी आंखों में धमकी, क्रोध और भयानक भूख साफ दिखाई दे रही थी। ओए बंदर, भाग जा यहां से। उस दानव ने अपने 32 नुकीले दांत दिखाते हुए गुर्रा कर कहा, वरना काली भक्त के बाद में सबसे पहले तेरे ही मांस से अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सुनते ही बंदर बुरी तरह डर गया। वह तुरंत डाल से नीचे कूद पड़ा और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। दानव ने आसमान की तरफ देखा। पूरा चांद उसकी काली आंखों में चमक रहा था। वो धीरे धीरे हंसने लगा। दुर्गा, काली, आज फिर वही रात आ गई है। आज रक्त बीज फिर जाग गया है और इस जंगल की मिट्टी में तेरे प्रिय भक्त के खून से भिगो देने वाला हूं। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए और फिर उसकी राक्षसी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांपने लगा। दूर हवा में से उड़ता हुआ एक आंख वाला शैतानी कौवा आया और उस रक्त बीज के कंधे पर बैठ गया। वो कौवा जरूर उस शैतान का जासूस रहा होगा जो उसके लिए कोई गुप्त समाचार लेकर आया था, क्योंकि उस रक्त बीज ने हंसना बंद कर दिया और कौवे के पास अपना कान ले जाते हुए सुनने लगा कि जैसे कौवा उसे कुछ बता रहा हो। ऐसी बात है क्या? वे दोनों जंगल से गुजर रहे हैं।
वो रक्तबीज निश्चित रूप से आदिरा और रियलमी के बारे में बात कर रहा था, और यह सच था क्योंकि उस कौवे ने रक्तबीज को वही बात बताई थी। और अब क्या रक्तबीज उनकी जान लेने वाला था? आखिर आगे क्या होने वाला था? नियति ने आदिरा रियलमी इन दोनों माँ बेटियों के भाग्य में क्या लिखा था? चलिए आगे देखते हैं।